नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। बातचीत शुरू करने के पहले दो छोटी छोटी अपील। सत्यहिंदी.com आपसे आर्थिक मदद की उम्मीद करता है। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं और हमें आर्थिक मदद करके सत्य हिंदी के सदस्य बने, हमारे लिए बहुत बड़ी मदद होगी। साथ ही साथ सत्य हिंदी का मोबाइल ऐप भी आ गया, उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब आज की बातचीत शुरू करते हैं। इस वक्त देश के सामने एक जो सबसे बड़ी चिंता है वो निश्चित तौर पर यह है कि क्या कोरोना की तीसरी लहर आएगी या नहीं आएगी। लेकिन उससे बड़ी चिंता इस बात को लेकर यह है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है, जो चौपट होती अर्थव्यवस्था है, क्या वो अर्थव्यवस्था में सुधार की कोई गुंजाइश दिखाई पड़ती है, दिखाई नहीं पड़ती है। जो लाखों की संख्या में लोग बेरोजगार हुए हैं, जो लोगों के धंधे चौपट हो गए हैं, क्या उसमें कुछ बदलाव की उम्मीद दिखाई पड़ती है, दिखाई नहीं पड़ती है। ऐसे में जिनको भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर चिंता की लकीरें जिनके माथे पर है, उनके लिए जो अप्रैल से लेकर जून का जो क्वार्टर है, इसमें जो डेटा आया हुआ है सरकार की तरफ से, जो आंकड़े आए हुए अर्थव्यवस्था के, वो आंकड़े बहुत सुकून देने वाले हो सकते हैं। दरअसल 20.1% की जीडीपी की ग्रोथ दिखाई पड़ी, लेकिन ये आंकड़े पिछले साल जब देश के अंदर लॉकडाउन लगा हुआ था उसकी तुलना में है, जब देश की अर्थव्यवस्था उस क्वार्टर में 23.9% हो गई थी। लेकिन फिर भी 20.1 का जो आंकड़ा है अपने आप में बड़ा आंकड़ा है। खासतौर पर उस वक्त का आंकड़ा है जब देश के अंदर दूसरी जो कोरोना की लहर थी, वो कोरोना की लहर आई थी, पूरे सब जगह हाहाकार मचा हुआ था। ऑक्सीजन की कमी की वजह से लोगों की जानें जा रही थी, लोगों को समझ में नहीं आ रहा था क्या करें क्या ना करें। तो ऐसे में अगर देश की अर्थव्यवस्था में जीडीपी में इस तरीके की ग्रोथ दिखाई पड़ रही है तो ये क्या संकेत देता है? क्या इसको सिर्फ इस लिहाज से नकार दिया जाए क्योंकि जो पिछले साल की तुलना में जो आंकड़े थे उसका बेस बहुत कम था, ऐसे में इस डेटा का कोई बहुत ज्यादा मतलब नहीं है, या वाकई कुछ सुधार हो रहा है? तो इन आंकड़ों पर हम चर्चा करेंगे, अपने साथ मेहमानों के साथ बातचीत करेंगे, लेकिन कुछ बुनियादी आंकड़े हम आपको दिखा देते हैं, उसके बाद अपनी बातचीत को शुरू करते हैं। सबसे पहले अरीब, ये जो आंकड़े हम बता रहे हैं उन आंकड़ों के बारे में बात कर लें, क्योंकि ये जो 20.1% का कुल जीडीपी का आंकड़ा है, इसको अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसमें 49.6% की ग्रोथ दिखाई पड़ रही है। जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है उसमें 68.3 की जो ग्रोथ दिखाई पड़ रही है। होटल, ट्रांसपोर्ट, सर्विस एक्सेट्रा में 34.3% की ग्रोथ दिखाई पड़ रही है। बिजली में 14.3% की ग्रोथ है। खनन यानी माइनिंग 18.6% की ग्रोथ है। और कृषि में पिछली बार भी जब हमारी अर्थव्यवस्था की हालत बहुत खराब थी तब भी हमारा 3.4% था। इस बार उसमें और बढ़ोतरी हुई, 4.5% की दिखाई पड़ रही है। जो अभी जून के जो आंकड़े आए, जुलाई के जो आंकड़े आए हैं, उन आंकड़ों के हिसाब से अगर आप देखें तो जो हमारे जो 8 कोर सेक्टर है उनमें भी अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई पड़ रही है। 9.4% का, जबकि पिछली बार -7.6% की ग्रोथ थी। इसके अलावा जो हमारा रेवेन्यू रिसीट है उसमें भी अच्छी ग्रोथ है, 34.2% की, पिछली बार 12.4% की थी। लेकिन इस बीच जो चिंता की लकीरें हैं, और बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि शायद ये आंकड़े हमारी अर्थव्यवस्था की जो हेल्थ है उसको बहुत कायदे से नहीं बता पाते। क्योंकि ऐसा क्यों है कि इस देश के अंदर 2014 से लेकर 2021 के बीच में जो गैस है, जो सिलेंडर गैस है, उसके दाम में 116% की बढ़ोतरी हुई है। यानी जो 410 रुपए प्रति सिलेंडर था वो आज की तारीख में 885 रुपए प्रति सिलेंडर हो गया। यानी 116% की ग्रोथ दिखाई पड़ रही है, उसमें बढ़ोतरी दिखाई पड़ रही है। इसी के साथ डीजल और पेट्रोल के दाम, आपको मालूम है कि वो पेट्रोल 100 रुपए से ऊपर निकल गया है, डीजल भी 100 रुपए के आसपास दिखाई पड़ रहा है। तो 2014 की तुलना में जब मनमोहन सिंह की सरकार थी और अब पिछले 7 सालों में पेट्रोल के दामों में 42% की बढ़ोतरी और डीजल के दामों में 55% की बढ़ोतरी है। तो ऐसे में कुछ सवाल है जिस पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो बहुत ही खास मेहमान हैं। हमारे साथ है बिजनेस स्टैंडर्ड के एडिटर और देश के जाने माने अर्थशास्त्री ए.के. भट्टाचार्य, जिनको प्यार से लोग ए.के.बी. कहते हैं, और हमारे साथ जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज में प्रोफेसर अरुण कुमार है। दोनों अर्थशास्त्रियों का देश में बहुत दाम है। और हमारे साथ सीएनबीसी आवाज के पूर्व संपादक आलोक जोशी भी है। लेकिन पहले उन सवालों पर नजर डाल लेते हैं जिन सवालों पर आज हम चर्चा करेंगे। पहला सवाल तो इसी बात को लेकर यह है कि क्या अर्थव्यवस्था पटरी पर आ गई है, ये एक सवाल है। दूसरा है, पिछले दिनों कोरोना की वजह से बहुत सारे लोग बेरोजगार हुए, तो क्या अब लोग बेरोजगार नहीं होंगे? लोगों की आय घटी, क्या लोगों की आय नहीं घटेगी? क्या जो छोटे मोटे धंधे थे वो पुरानी तरीके से चलने लगेंगे? क्या महंगाई कम होगी? क्या पेट्रोल डीजल के गैस के दाम कम होंगे? और क्या ये ग्रोथ स्थायी है? जो 20.1% दिखाई पड़ रहा है, क्या वाकई में स्थायी है, या ये एक मोमेंटरी फिनोमिनन है, एक क्वार्टर की खाली बात है?
और सबसे बड़ी बात यह है कि जो बार बार हम कहते थे कि देश सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी हो गई थी, क्या वो संभव है या संभव नहीं है? सबसे पहले भट्टाचार्य जी, मेरा सवाल आपसे इस बात को लेकर ये कि जो ये आंकड़े हैं 20.1% के, क्या वाकई में ये हमारी अर्थव्यवस्था में सुधार की गुंजाइश की तरफ इशारा कर रहे हैं? देखिए, जो आंकड़े जो आती हैं, उन आंकड़ों का जो आंकलन करना मापदंड के प्रयोग के ऊपर निर्भर करता है। आप किस तरह से उस मापदंड का प्रयोग कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूं कि इस वक्त जो हम अप्रैल जून यानी कि इस आर्थिक वर्ष का जो पहले तिमाही का जो ग्रोथ रेट जो है, वो हम कंपेयर कर रहे हैं एक ऐसी समय से जो एक असाधारण, एबनॉर्मल, बिलो नॉर्मल, जो भी कहिए, उस समय से कर रहे हैं, जब हमारे पास जो 68 दिन की जो लॉकडाउन वो अप्रैल जून पीरियड में आई थी। तो जब ऐसे मौके आते हैं, अर्थशास्त्री को बहुत लोगों का मानना ये है कि ये तुलना करनी चाहिए आपको ग्रोथ रेट से नहीं, साइज ऑफ द इकोनॉमी से, कि आपकी जो इकोनॉमी की जो साइज है, इकोनॉमी की अर्थनीति की जो आयतन जो है, वो कितना ज्यादा है। तो अगर आप देखें कि 2019 के अप्रैल जून में अर्थनीति की आयतन हमारी क्या थी? हमारी अर्थनीति की आयतन थी 35 लाख करोड़ रुपए जी। अप्रैल जून 2020 में कोविड के प्रकोप से उसी अर्थनीति की आयतन कम हो गई है आपके 27 लाख करोड़ रुपए। उसके बाद एक साल बाद उसी अर्थनीति की जो आयतन साइज जो है वो आ गई है करीबन 32 लाख करोड़ रुपए। तो मैं ये समझता हूं कि ये 2 साल की जो पुरानी जो रियल साइज ऑफ द इकोनॉमी थी, उसमें हम अभी तक आ नहीं पहुंचे हैं। तो मैं समझता हूं कि हालांकि 20% वृद्धि दर हासिल करना अपने अपने आप में एक इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस है। ये जैसे आपने कहा कि जो दूसरी लहर जो आई, उसके चपेट में आने के बाद भी हमने 20% की जो वृद्धि दर दिखाई, वो अच्छी बात है, इम्प्रेसिव है। पर मैं ये समझता हूं कि अर्थनीति पटरी में आई है या नहीं आई है, वो निर्भर करेगा कि आप इस वक्त की जो अर्थनीति की जो आयतन साइज जो है, वो क्या पुरानी प्री पैंडेमिक स्टेज के आई है कि नहीं। मैं समझता हूं अभी भी नहीं आई है। और अगर हम इसको जल्दी उसी आयतन में, साइज में न ला सके, तो मैं समझता हूं कि इसका जो प्रभाव हमारी नौकरी में, ओवरऑल डिमांड में, ओवरऑल इन्वेस्टमेंट में जो पड़ेगा, वो हमारी अगली जो तिमाहियों में जो परफॉर्मेंस है, उसमें ऊपर एडवर्स इम्पैक्ट आ सकेगा। मैं शुरुआती दौर में यही मैं टिप्पणी करूंगा। प्रोफेसर अरुण कुमार, क्या आपको लगता है कि ये आंकड़े एक छलावा है? क्योंकि अभी भी ये गारंटी के साथ नहीं कहा जा सकता कि आप प्री पैंडेमिक टाइम में जो हमारी अर्थव्यवस्था की स्थिति थी, हालांकि उस वक्त भी काफी बुरी थी, 3.4 उस क्वार्टर में आया था और ओवरऑल 4.2% था, वहां तक भी नहीं पहुंची है। तो क्या ये माना जाए कि ये आंकड़े की बाजीगरी है? देखिए, जैसे कि AKB जी ने अभी बताया कि हमको जीडीपी कंपेयर करना चाहिए, ना कि रेट ऑफ ग्रोथ इस समय। तो जीडीपी तो हमारा करीब 10% कम है 2019 के उससे, और 2019 के बाद अगर ये मान ले कि 3.25% की भी ग्रोथ होती तो 7% और ऐड कर दीजिए, तो हमारा जो मतलब पोटेंशियल जो जीडीपी होना चाहिए था उससे करीब 17, तो अभी मतलब उस रफ्तार से नहीं आ पाया है जिस रफ्तार से आना चाहिए था। लेकिन ये बात जरूर है कि जो सेकेंड वेव है उस पर उतना बुरा असर नहीं पड़ा हमारी अर्थव्यवस्था पे जितना कि पहली जो वेव में पड़ा था, जो लॉकडाउन कंप्लीट था। तो मतलब कि हालात उतने बुरे नहीं हैं जितने कि पिछले साल Q1 में हालात थे। लेकिन मैं अपनी बात एक और तरह से भी रखूंगा कि ये जो हमारे क्वार्टरली ग्रोथ रेट के आंकड़े आते हैं, ये संगठित क्षेत्र के आंकड़ों पे निर्भर करते हैं, सिवाय एग्रीकल्चर को छोड़ के। एग्रीकल्चर असंगठित क्षेत्र है, लेकिन एग्रीकल्चर के आंकड़े भी सही नहीं है, क्योंकि पिछले साल जो Q1 था उसमें दिखाया था एग्रीकल्चर में ग्रोथ 3% थी, लेकिन मेरे अनुसार एग्रीकल्चर की जो डिक्लाइन था 10% से, क्योंकि जो दूध का कंजम्पशन गिर गया था, अंडों का कंजम्पशन गिर गया था, मुर्गियों का कंजम्पशन गिर गया था, फूल जो बाजार में नहीं आ रहे थे, सब्जी और फल, मैंने अपनी किताब में आंकड़े दिए हैं कि आजादपुर मंडी जो कि सबसे बड़ी मंडी है नॉर्थ इंडिया की, वहां पे 50% कम आए 2019 से कंपैरिजन में। यानी कि जब सब्जी और फल सड़ गए खेतों में, तो यानी कि कृषि में भी गिरावट है।
और अगर आप देखें तो वो एडमिट किया था लास्ट ईयर उस क्वार्टर में कि हमारे पास आंकड़े नहीं है उत्पादन के, हम तो ये मान ले रहे हैं कि टारगेट फुलफिल हो गए। तो सिर्फ ये तो एक मनगढ़ंत बात है कि टारगेट फुलफिल हो गए क्योंकि हमने इतना टारगेट रखा था वो फुलफिल हो गया, जबकि वो सबको पता है कि वो फुलफिल नहीं हुआ। इसी तरह इस बार का आप देखिए जो प्रेस रिलीज है उसमें भी ये कहा गया है कि हम मान लेते हैं कि अजय फुलफिल हो जाएंगे टारगेट, लेकिन एक्चुअल में क्या प्रोडक्शन हो रहा है वो हमें पता नहीं है। तो ये देखिए नॉन कंपेरेबिलिटी है, यानी कि इस साल का जो क्वार्टर वन का जो एग्रीकल्चर का आंकड़ा है वो पिछले साल से कंपेरेबल नहीं है, पिछले साल का उससे पहले से कंपेरेबल नहीं है, यानी कि आंकड़े हमारे सही नहीं है। दूसरी बात, जो हमारा क्वार्टरली आंकड़े आते हैं वो संगठित क्षेत्र के आंकड़ों पर निर्भर करते हैं, सिवा कृषि को छोड़ के, जैसे मैंने कहा। तो असंगठित क्षेत्र इसमें आता ही नहीं है। जो हमारा असंगठित क्षेत्र है वहां पे 31% जीडीपी का उत्पादन होता है, और वहीं पे सबसे ज्यादा चोट लगी पिछले साल लॉकडाउन में, और इस साल लॉकडाउन में भी उस पर बहुत चोट लगी है, लेकिन उसके आंकड़े हमारे पास उपलब्ध नहीं है। और हम ये कह सकते हैं कि वहां पे अभी परेशानी कायम है क्योंकि लोग बहुत सारे पलायन करके गांव गए और वहां पे रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी की डिमांड बढ़ गई। तो वो जो लोग हैं जिनको जब काम नहीं मिला वो तो असंगठित क्षेत्र के थे जो वापस चले गए और उन्होंने फिर वहां पे देखा। और भी तरह से अगर आप देखें तो परेशानी है। तो हमारे जो जीडीपी 20% का जो आंकड़ा है वो संगठित क्षेत्र के आंकड़ों पर निर्धारित है, और उसमें भी वो अभी एडमिट किया है कि पूरी तरह से हमारे पास आंकड़े नहीं है, ये रिवाइज होंगे। तो मेरा मानना है 20% नहीं, ये शायद 10 या 12% की ग्रोथ रेट रहेगी अगर आप संगठित क्षेत्र जोड़ लें, और ये मान लें कि कृषि में भी उतना जो बढ़त नहीं हुई है जितनी की है। तो इसलिए हमारे आंकड़े जो अभी आ रहे हैं वो उसको रिवाइज किया जाएगा, बाद में कैसे रिवाइज होगा। तो हालात असंगठित क्षेत्र के बहुत बुरे हैं। हम ये कह सकते हैं कि संगठित क्षेत्र में रिवाइवल हुआ है, संगठित क्षेत्र जो है वहां पे रिवाइवल है। आलोक। हाँ, देखिए जो प्रोफेसर अरुण कुमार कह रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है कि ये आंकड़े रिवाइज होते हैं, और भारत सरकार के आंकड़े आमतौर पर जब रिवाइज होते हैं तो उसमें बेहतरी की तरफ रिवीजन बहुत कम होता है, रिवीजन बदतरी की तरफ होता है, क्योंकि जिस वक्त तो पहली बार आंकड़े जारी किए जाते हैं तब बेनिफिट ऑफ डाउट जो है रोजी पिक्चर को, बेहतर तस्वीर को दिया जाता है कि साहब अगर डाउट है तो बढ़ा के ही दे दो, बाद में कम हो जाएगा तो हो जाएगा। तो ये चिंता गंभीर है इसमें, और इसके अलावा भी इन आंकड़ों में तमाम ऐसी चीजें आ रही हैं, बारीकी से देखें। पहला तो बुनियादी बात दोनों विद्वानों ने कही। अब एक तो एक तरह से आशुतोष आपने फंसा रखा है कि एके भी बैठे हैं और अरुण कुमार जी बैठे हैं, किससे क्या आप सवाल पूछ सकते हैं, आप बिल्कुल आप सवाल पूछिए। क्या एक चीज जोड़ दूं कि ये जो रिवीजन होता है इस बार रिवीजन ज्यादा इसलिए होगा क्योंकि शॉक था अर्थव्यवस्था में। नॉर्मल टाइम में शॉक नहीं होता है, उस समय जो मेथड होता है जीडीपी कैलकुलेट करने का वो एक अलग होता है। यहाँ पे एक अलग मेथड चाहिए था जिसका भी कोई अनुमान ही नहीं है। तो इसलिए ये जो आप कह रहे हैं ना आलोक जी की रिवीजन होता है, ये बहुत ज्यादा एक फर्क है क्योंकि यहाँ पे शॉक है अर्थव्यवस्था में। बिल्कुल भट्टाचार्य जी, ये जो लेकिन जो जुलाई में जो कोर सेक्टर के आंकड़े हैं वो भी काफी उत्साहजनक है कि पिछली बार -7.6% था और इस बार 9.4% ग्रोथ जो है वो कोर सेक्टर में दिखाई पड़ रही है, जो 8 कोर सेक्टर है। तो कुछ तो उम्मीद जग रही कि नहीं जग रही, मतलब आप उम्मीद तो है कि ग्रोथ हो रही है, इकोनॉमी रिवाइव हो रही है। देखिए जो कोर सेक्टर का डेटा जो जुलाई के महीने में आया, मैं उसको ज्यादा मान्यता देता हूं, क्योंकि जुलाई का जो परफॉर्मेंस है वो पहले जैसे हमने डिस्कशन किया, प्रोफेसर साहब ने भी डिस्कस किया कि ग्रोथ रेट को कंपेयर जब करेंगे हम, तो हम इस जुलाई की कंपेयर कर रहे हैं पिछली जुलाई से। पिछली जुलाई में, इस जुलाई में हम 2020 में लॉकडाउन के बाहर आ चुके थे और इकोनॉमिक अर्थनीति की जो गति जो थी वो धीरे धीरे वो पहिया वापस आ रहा था नॉर्मलसी की तरफ। तो जुलाई की जो कोर सेक्टर डेटा जो है, मैं समझता हूं कि उसमें थोड़ा दम है, क्योंकि कोर सेक्टर का जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में भी काफी एक शेयर अच्छा है, वो करीबन 40% का शेयर उसमें इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में रहता है कोर सेक्टर का। तो मैं ये मानता हूं कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में जुलाई का जो डेटा है वो काफी आशाप्रद हम कह सकते हैं। पर जो जीडीपी का डेटा में हम और भी ज्यादा छानबीन कर लें कि अगर हम देखिए जीडीपी में क्या होता है कि करीबन 55 से 56% भारत की अर्थनीति की जीडीपी प्राइवेट कंजम्पशन है, चीज है वो निजी उपभोग जिसे हम कहते हैं, वो प्राइवेट कंजम्पशन जीडीपी के 55 से 56% होती है। अगर हम डेटा को अगर बारीकी से देखें, हम क्या देखेंगे कि जो कंजम्पशन जो है, निजी कंजम्पशन,
उसमें उसमें बहुत बहुत नमी है, बहुत बहुत ढीलापन है उसमें। उसमें करीबन आप देख सकते हैं कि जो 2019 में जो निजी कंजम्पशन जो था, उससे हमारी निजी कंजम्पशन और भी नीचे आ गई है। तो मैं ये समझता हूँ जो नॉर्मल टाइम में जो कंजम्पशन, जैसे आम आदमी, आप और हम जो कंज्यूम करते थे गुड्स एंड सर्विसेज, हमारा कंजम्पशन उससे भी और कम हो गया है। मैं ये समझता हूँ ये इकोनॉमी की एक बहुत बड़ी एक फॉल्ट लाइन जो है, फॉल्ट लाइन की तरफ इशारा करती है। वो फॉल्ट लाइन ये है कि जो क्या हम अर्थनीति में, जो प्रोफेसर साहब ने भी कहा कि एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर, वो डिमांड जो है पर्सनल कंजम्पशन, वो मैं समझता हूं कि जो जो 20% अनऑर्गेनाइज अर्बन वर्कर्स जो हैं, उनकी कंजम्पशन खत्म हो गई है। तो उनकी अगर कंजम्पशन अगर 95 मिलियन यानी 9.5 करोड़ लोगों की जो कंजम्पशन खत्म हो गई है, क्योंकि उनके पास नौकरी नहीं है, उनके पास नौकरी जो भी था वो आधे तनखे में काम कर रहे हैं शायद, ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर की जो, उससे मैं समझता हूँ ये कंजम्पशन में बहुत बड़ा एक धक्का पहुंचा है। और उस कंजम्पशन में अगर धक्का से हम बाहर जल्दी ना आए, लॉन्ग टर्म जो सस्टेनेबल रिकवरी जो बात कर रहे हैं, उसमें एक बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह आता है। ये हमें देखना पड़ेगा। प्रोफेसर अरुण कुमार जी, क्या आपको ये लगता है कि ये बेरोजगारी है, जो बेरोजगार होने की संख्या बहुत बड़ी हो गई थी, दोबारा रोजगार की संभावनाएं शुरू हो रही हैं? देखिए, अर्थव्यवस्था जब रिकवर करेगी तो जरूर ऐसी बात है कि रोजगार बढ़ेगा। लेकिन मैं रोजगार में और काम में फर्क बताना चाहता हूं कि जैसे सीएमआई ने लास्ट ईयर बताया था कि 12.2 करोड़ लोग हैं जिनका रोजगार चला गया था, लेकिन मैंने आंकड़ा दिया था कि 20 करोड़ का काम रुक गया था। क्योंकि अगर आप फैक्ट्री में एम्प्लॉयड हैं तो आप जो एम्प्लॉयमेंट है लेकिन आप काम पे नहीं जा रहे हैं, आप सरकार में काम कर रहे हैं, आप काम पे नहीं जा रहे हैं पर लेकिन आपका एम्प्लॉयमेंट है, आप स्कूल के टीचर हैं, आप जो स्कूल नहीं जा रहे लेकिन आप काम नहीं कर रहे हैं। तो जो काम में रुकावट है वो एक्चुअली जीडीपी डिटरमिन करता है, ना कि एम्प्लॉयमेंट। तो जो मतलब काम अगर लोग कम करेंगे तो जीडीपी ज्यादा गिरेगा। दूसरी बात मैं कहूंगा कि जो कंजम्पशन है, कंजम्पशन भी जो कैलकुलेट किया जाता है उसमें जीडीपी का बेस होता है। अगर जीडीपी का बेस ही गलत है तो कंजम्पशन का बेस भी गलत होगा। अगर जीडीपी 20% बढ़ने की जगह अगर 10-12% बढ़ा है जैसे मैं कह रहा हूं, तो कंजम्पशन भी कम बढ़ा है। तो हमारे जो सारे आंकड़े आ रहे हैं वो सारे आंकड़ों में गड़बड़ी है। तीसरी बात यह है कि अगर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जैसे है तो अभी एक हम न्यू नॉर्मल की तरफ जा रहे हैं। बहुत सारा जो असंगठित क्षेत्र है उसकी डिमांड संगठित क्षेत्र की तरफ शिफ्ट कर गई। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं, जो हमारा रिटेल ट्रेड का, तो बहुत सारे लोग हैं वो ईमेल पे अपना ऑर्डर करते हैं, वो अपना ई कॉमर्स कर रहे हैं, ना कि वो दुकान पे जा रहे हैं। तो दुकानदार जो है उसका ऑर्डर कम हो गया है और ये ई कॉमर्स से बढ़ गया है, यानी कि डिमांड असंगठित क्षेत्र से संगठित क्षेत्र की तरफ चली गई है। तो इसलिए ये मेरा मानना है कि वहां पे तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कम होता है। उसी तरह जैसे कि मैं प्रेशर कुकर इंडस्ट्री के चेयरमैन जगन्नाथन जी ने जो 2018 में कहा था कि हमारे तरफ जब 25 जो असंगठित क्षेत्र के हैं यूनिट प्रेशर कुकर के और हम 5 जो संगठित क्षेत्र के हैं, और डिमांड हमारी तरफ आ गई है क्योंकि ये जीएसटी से कोप नहीं कर पा रहे हैं। तो ये जो पुरानी समस्या है डिमोनेटाइजेशन और जीएसटी के बाद कि डिमांड असंगठित क्षेत्र से संगठित क्षेत्र में आ गई है, वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है इस समय, क्योंकि टेक्नोलॉजी का यूज ज्यादा हो रहा है। तो इसके चलते हुए रोजगार पैदा होना बहुत कम हो गया है। और इसीलिए मेरा मानना है कि जो हमारा काम रुका है वो बहुत ज्यादा रुका है और इसलिए हमारा जीडीपी ठीक दिखा नहीं रहा। तो अभी भी जो नया ट्रेंड है जिसमें कि हम कह रहे हैं मोनेटाइजेशन ऑफ एसेट कर देंगे, बड़े बड़े जो मोनोपलीज क्रिएट कर देंगे, तो मोनोपलीज क्रिएट करने से तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और कम हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहले वो काम करेंगे, छटनी कर देंगे, वो रिजर्वेशन को नहीं मानेंगे। तो इसलिए मेरा मानना है कि जो हमारी रोजगार की समस्या है वो बहुत ही भयंकर है, और वो गाँव में ही नहीं है, वो शहरों में है। तो इसलिए हमारा जो रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है उसकी तो जरूरत है ही, एक अर्बन गारंटी स्कीम की भी जरूरत है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की, जिससे कि लोगों के हाथ में पैसा आए। जब पैसा आएगा तो डिमांड बढ़ेगी, जब डिमांड बढ़ेगी तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ेगा, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ेगा तो जो इन्वेस्टमेंट होगा, इन्वेस्टमेंट होगा तो ग्रोथ होगा। तो ये जो साइकिल है ये अभी स्टार्ट नहीं हो पा रही है और इसीलिए परेशानी है। आरबीआई के आंकड़े बताते हैं कि हमारा कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जनवरी 2020 में 70 के करीब था, वो गिर के 63 हो गया था। यानी कि जनवरी 2021 में भी ऑर्गेनाइज सेक्टर 10% कम चल रहा था 2020 के जनवरी के। और उसी तरह कंज्यूमर सेंटिमेंट जो जनवरी 2020 में 105 था वो आके गिर के 55 हो गया था, और सेकेंड वेव के दौरान और भी कम हो गया। और जब कंज्यूमर सेंटिमेंट कम होगा तो अपने आप डिमांड कम होगी। तो इसलिए जब तक सरकार डिमांड साइड पॉलिसीज नहीं लागू करती है तब तक रोजगार की समस्या
और जो इनकम की समस्या और डिमांड की समस्या वो बरकरार रहेगी। जी, एके भी आप से एक सवाल मैं पूछना चाह रहा हूँ। एक जो सुब्रमण्यम साहब हैं सीए, उन्होंने फिर कहा है कि साहब पिछले साल मैंने बताया था कि वी शेप रिकवरी होगी और इस बार के आंकड़े दिखा रहे हैं कि वी शेप रिकवरी हो गई। लेकिन सामने कुछ इकोनॉमिस्ट ये कह रहे हैं कि साहब ये वी शेप नहीं है, इस वक्त भी ये के शेप रिकवरी के इंडिकेटर दिखा रहा है। वजह ये है कि आपको मैन्युफैक्चरिंग में तो रिकवरी दिख रही है, तेज एक ग्रोथ आ गई है। अगर आप आंकड़े देखेंगे कि जितनी गिरी थी मैन्युफैक्चरिंग उससे काफी ज्यादा बढ़ गई है, कंस्ट्रक्शन उससे काफी ज्यादा बढ़ गया है, तो वहां कह सकते हैं गड्ढा पट गया है। लेकिन सर्विसेज में, और सर्विसेज हमारी इकोनॉमी का बड़ा हिस्सा है आज की तारीख में, सर्विसेज में वैसे रिकवरी नहीं है, जिसकी वजह से वो कह रहे हैं कि के शेप्ड है सर्विसेज की तरफ। और जो रोजगार का जिक्र अभी प्रोफेसर अरुण कुमार कर रहे थे, ये साथ में जोड़ना जरूरी है। मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन मिलकर जितना रोजगार देगा, सर्विसेज मेरे ख्याल से आज की तारीख में उससे कहीं ज्यादा रोजगार देता है। और रोजगार का हाल ये है कि बड़ी कंपनियों में ये बिल्कुल असलियत है। आपने खुद कहा कि लोगों के रोजगार नहीं है या उनकी तनख्वाह आधी हो गई है। मैंने अभी कल मेरी बात हो रही थी किसी बड़ी कंपनी में, भारत की एक बहुत बड़ी कंपनी में, एक सज्जन से, कि उनके डिपार्टमेंट में 22 लोग थे जिनकी जगह वो 4 लोग रह गए और वो सारा काम उन 4 लोगों को करना पड़ रहा है। यानी सुबह से रात तक वो काम कर रहे हैं, इसके बावजूद उनके टास्क पूरे नहीं हो पा रहे हैं। ये जो हालत है और ये जो अनइवन रिकवरी है, ये कितना बड़ा थ्रेट खड़ा क्रिएट कर रही है इकोनॉमी के लिए। और अभी दूसरा एक चीज जोड़ दूंगा सिर्फ आपके जवाब देने से पहले आशुतोष, सफाई के लिए, कि अगर कोई आदमी 24 फीट नीचे गिर जाए और वहां से 20 फीट चढ़ जाए और हम कहें कि भाई इसने 20 फुट की छलांग लगा ली, ये हालत है इकोनॉमी की इस समय। ये 24.25% गिरी थी, वहां से 20% बढ़ी है, यानी अब भी बिल्कुल एब्सोल्यूट टर्म में कहें तो 3-3.5% नीचे है, लेकिन परसेंटेज में आप जितना गिरते हैं जब चढ़ते हैं तो उससे ज्यादा बढ़ना होता है, इसलिए वो 16-17% के आसपास है। और जो प्रोफेसर अरुण कुमार कह रहे हैं अगर वो सच है तो उसका आधा होगा, यानी हालात और भी खतरनाक हैं। अब मैं वापस एकेबी के पास अपने सवाल के जवाब के लिए चलूं। नहीं, देखिए आलोक जी, आपने सवाल सही उठाया है। मैं समझता हूँ कि इस वक्त हम इसको वी शेप रिकवरी नहीं कह सकते। अगर ये कोई रिकवरी है तो ये रिकवरी काफी अनइवन रिकवरी है, और ये ऑर्गेनाइज सेक्टर के ऊपर निर्भर होकर ये रिकवरी आ रही है। अगर आप मैं पॉइंट में जा रहा हूँ कि जीडीपी की जो कंपोजिशन जो है उसमें देखेंगे तो उसमें ये बात साफ निकल के आ रही है कि कौन सा चीज आपकी जो 20% की जो छलांग जो लगाई है हमने 24% नीचे गिरने के बाद, वो भी छलांग लगाने में कौन कौन सी चीज सेक्टर्स हमारी सहायता कर रही है, उसमें देखेंगे तो आप सारे चीज आपको दिखाएंगे कि ऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए हो रहे हैं। जैसे आपने मैन्युफैक्चरिंग की बात की, वो सारा ऑर्गेनाइज सेक्टर का मामला है। जैसे आपने कहा कि अगर आप जीडीपी और जीवीए जो दो चीज होती हैं, एक होता है ग्रॉस वैल्यू एडेड और एक होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसका अंतर जो होता है वो होता है कि सरकार कितना टैक्स लेती है और कितना सब्सिडीज पे करते हैं, उसे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स, वो हमारी। हाँ, सो वो जो अगर देखेंगे तो सरकार ने काफी टैक्स ली है और सरकार ने सब्सिडीज में काफी कंट्रोल कर दिया है। जैसे आशुतोष जी कह रहे हैं कि जैसे आपने भी कहा कि वो जो एलपीजी का दाम जो है वो 885 रुपए आ गए, तो इसका मतलब क्या है, सरकार ने सब्सिडीज के ऊपर कंट्रोल रख लिया और सरकार ने काफी टैक्स लोगों से, कॉर्पोरेट सेक्टर से उन्होंने प्रॉफिट किया। जो इनकम ऑर्गेनाइज सेक्टर जो एम्प्लॉइज हैं उनका सैलरीज अब आस्ते आस्ते बढ़ रही है, तो फर्स्ट क्वार्टर में टैक्सेशन कलेक्शन बढ़ गई है, तो जीडीपी और जीवीए का जो अंतर वो बढ़ गया है। जीडीपी को अगर आप देखेंगे तो उसमें 20% है और जीवीए में देखेंगे उसमें ग्रोथ है 18%। इसका मतलब 2% का जो इजाफा हुआ है जीडीपी में वो टैक्सेशन के लिए हुआ है और सब्सिडी के ऊपर कंट्रोल के लिए हुआ है। और उसके साथ साथ मैं आपको और एक चीज में दिखाता हूँ, हाँ ये बात सही है कि
एग्रीकल्चर में या यूटिलिटीज में हमने काफी ग्रोथ देखा है इस बार। पर एक बात जो बहुत ही एक आश्चर्यजनक बात है कि जीडीपी में एक होता है गवर्नमेंट कंजम्पशन। इसका मतलब गवर्नमेंट कितना पैसा खर्चा कर रही है। अगर आप उस चीज में देखेंगे तो अप्रैल जून का जो खर्चा जो है वो 5% पिछले साल से घट गया है। घटा हुआ है। इसका मतलब सरकार का जो कंट्रीब्यूशन जो होना चाहिए था कि 4,21,00,000 करोड़ 4.21 लाख करोड़ का आपका खर्चा हुआ है गवर्नमेंट के खाते में। और वो पिछले साल लॉकडाउन के टाइम में सरकार ने खर्चा किया था 4.63 लाख करोड़। इसका मतलब 5% का एक जो घटा है। मैं ये आश्चर्य हो रहा हूं कि सरकार इस समय खर्चा न करके खर्चा अपना कम कर रहे हैं। और वो मैं समझता हूं कि आगामी दिनों में जो ग्रोथ की जो बुनियाद रचना करनी है उसके लिए काफी हानिकारक हो सकती है। आशुतोष आप म्यूट हैं। प्रोफेसर, ये जो एक सरकार की तरफ से एक बड़ी आशाजनक स्थिति पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि 20.1% है, देखिए हमारी इकोनॉमी तो बहुत बेहतर हो रही है और हम दुनिया में सबसे तेजी से ग्रो करने वाली इकोनॉमी बनते जा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें तो पेट्रोल के दाम 100 रुपए के ऊपर, डीजल के दाम लगभग 100 रुपए के आसपास, एलपीजी जो है उसमें 400 रुपए की थी, अब वो बढ़ के 855 रुपए की हो गई है। तो ये मिसमैच क्यों दिखाई पड़ रहा है? अगर इकोनॉमी अच्छी हो रही तो पेट्रोल के दाम भी कम होने चाहिए, डीजल के दाम भी कम होने चाहिए और सिलेंडर इतना ज्यादा महंगा नहीं होना चाहिए। आम आदमी के लिए तो दिक्कत पैदा हो रही इससे। देखिए, ये बात सही है कि हमारी अर्थव्यवस्था सबसे ज्यादा गिरी थी जो टॉप 20 इकोनॉमीज हैं लास्ट ईयर। और उसके पीछे वजह यह है कि हमारे यहाँ असंगठित क्षेत्र बहुत बड़ा है। जिस तरह से लोगों को, लाखों करोड़ लोगों को आपने पलायन करते देखा, वो आपने और किसी अर्थव्यवस्था में नहीं देखा। तो इसलिए असर सबसे ज्यादा हमारी अर्थव्यवस्था में हुआ। अब उससे जब हम संगठित क्षेत्र का ही जो उत्पादन देख रहे हैं तो वहां पे जो ग्रोथ है, लेकिन असंगठित क्षेत्र जोड़ दें तो वहां पे उतनी ग्रोथ नहीं मिलेगी जितना कि जो सरकार क्लेम कर रही है। तो ये आंकड़ों का एक तरह से खेल है कि हमने ये मान लिया है अपने आंकड़ों में कि असंगठित क्षेत्र उसी रफ्तार से बढ़ रहा है जिस रफ्तार से संगठित क्षेत्र। तो ये गलत धारणा है और इसलिए मेरा मानना है कि अर्थव्यवस्था इतनी नहीं बढ़ी। दूसरी बात ये, जैसे वी शेप रिकवरी की बात आप लोगों ने पहले की, तो वी शेप रिकवरी अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो वी शेप दिखता है, लेकिन अगर मंथ ऑन मंथ देखें तो वो वी शेप नहीं दिखता है, वो स्लो रिकवरी दिखती है। क्योंकि एकदम से गिरावट हुई पिछले साल अप्रैल में और मई में, और उसके बाद धीरे धीरे बढ़त हुई, तो वी शेप नहीं दिखती। वो एक तरह से नाइकी का जो राइट का जो सिंबल है उस तरह की वो दिखती है। दूसरी बात यह है कि अर्थव्यवस्था में दो तरह की कंपनियां हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर में, एक जो बहुत अच्छा कर रही हैं और एक जो बहुत खराब कर रही हैं। तो जो अच्छा कर रही हैं वो कंपनियां कौन सी हैं? जैसे आईटी सेक्टर है, टेलीकॉम सेक्टर है, एफएमसीजी है, फार्मा सेक्टर है, क्योंकि इनकी डिमांड रही, यहाँ पे डिमांड बढ़ी। आपने देखा जो जैसे रिलायंस की कंपनी है तो वो सबसे ज्यादा इंटेग्रेटेड कंपनी थी फरवरी में, और जुलाई तक आते आते उसका सारा डेट जीरो हो गया क्योंकि बहुत सारा कैपिटल आ गया। और दुनिया में बहुत सारा एक्सेस लिक्विडिटी है जो हमारे यहाँ आया। हमारे यहाँ अपने यहाँ क्योंकि जब फिक्स डिपॉजिट के रेट्स कम हो गए, रियल एस्टेट में डाउन था, तो लोगों ने जो स्टॉक मार्केट में पैसा डाला तो उन कंपनियों के जो दाम जो शेयर मार्केट में बहुत तेज हो गए और एक बुल रन हमारे अर्थव्यवस्था में आ गया है। तो इसलिए ये जो हो रहा है कि फाइनेंशियल मार्केट और रियल इकोनॉमी में एक मिसमैच है। तो आरबीआई के गवर्नर ने पिछले 6 महीनों में 4 बार वार्न किया है कि ये बहुत ही एक चिंता की स्थिति है क्योंकि ये किसी भी समय गिर सकता है। खासकर अगर अमेरिका में उन्होंने अपना क्वांटिटेटिव ईजिंग वगैरह खत्म कर दिया या इंटरेस्ट रेट बढ़ाने शुरू कर दिए तो ये एकदम से जो गिर सकता है। तो ये और हमारे यहाँ इंस्टेबिलिटी का कारण बन जाएगा अगर ऐसा होता है। तो मेरा मानना है कि हमें अर्थव्यवस्था को समझना पड़ेगा कि यहाँ पे जो असंगठित क्षेत्र है वो असंगठित क्षेत्र में क्या हो रहा है। संगठित क्षेत्र के तो आंकड़े आ जाते हैं, हम सारा विश्लेषण उसी पे आधारित रखते हैं। बिल्कुल। आलोक, मैं एक सवाल आपसे भी पूछूंगा, ये जो पेट्रोल और डीजल और सिलेंडर का जो गैस का चक्कर, ये क्या है? ये आम आदमी को, अगर इकोनॉमी बेहतर हो रही है तो इतनी महंगी चीजें क्यों हो रही हैं? क्योंकि अगर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे तो पूरा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगा तो हर चीज के दाम बढ़ेंगे, तो अंततः सारा का सारी दिक्कत तो लोगों के ऊपर आएगी, लोगों की आय में कमी आएगी। ये इसको जरा हमारे दर्शकों को समझाएं जरा। ये देखिए, ये बहुत विकट हो गई है समस्या, मतलब विकट से विकट होती जा रही है। अभी तक लग रहा था चलिए सरकार मुश्किल में है, लॉकडाउन की वजह से कमाई नहीं हो रही है तो वो मजबूरी में ये कर रही है, लेकिन अब वित्त मंत्री ने जिस अंदाज में बयान दिया है उससे लगता है कि ये कोई मजबूरी नहीं है, सोच विचार के कर रहे हैं।
हालांकि एक बात मैं बता दूं कि अभी जब 5 राज्यों के चुनाव आएंगे, उसके पहले आप अचानक पेट्रोल, डीजल, गैस सबके दाम कम होते हुए देखना शुरू करेंगे। मुझे लगता है सरकार उसी के लिए अपना रिजर्व बना रही है कि उस वक्त वो जनता को ये फील गुड फैक्टर दिखाए कि साहब दाम कम हो रहे हैं, देखिए हमने सस्ता कर दिया है। जी। लेकिन अभी जो बात कही है वित्त मंत्री ने, वो बहुत चिंताजनक बात है। उन्होंने ये बात कही कि साहब ये हम तो यूपीए सरकार के पाप भुगत रहे हैं और उन्होंने ऑयल बॉन्ड जारी किए थे, हम उनको भर रहे हैं। ऑयल बॉन्ड का जो कुल क्वांटम है, उसका 10 से 12 गुना पैसा ये सरकार उठा चुकी है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर एक्साइज के तौर पर, और इसने ऑयल बॉन्ड के प्रिंसिपल रीपेमेंट में कुछ नहीं किया। पिछले साल, पिछले फाइनेंशियल ईयर में 9,990 करोड़ रुपए टोटल इन्होंने ऑयल बॉन्ड का इंटरेस्ट चुकाया है, जबकि कमाई की है 1,60,000 करोड़ रुपए। तो अब आप समझिए, अगर इसको जो पेट्रोल डीजल बिकता है इस देश में उससे डिवाइड करके देखा जाए तो 1 रुपए लीटर का इम्पैक्ट है ऑयल बॉन्ड के इंटरेस्ट का। जी। 1 रुपए कम या ज्यादा होता है। जी। एक बात मैं जल्दी से कह दूं, ये सवाल आपने मुझसे पूछा था, तो रिसोर्सेज आप कहां से रेज करेंगे, ये सरकार की प्रायोरिटी दिखती है। कि प्रायोरिटी दिखती है कि आप जो है इनडायरेक्ट टैक्स से रेज करेंगे, डायरेक्ट टैक्स से रेज करेंगे। सरकार की प्रायोरिटी इस समय की इनडायरेक्ट टैक्सेस से रेज करें, वो जीएसटी से रेज करें, एक्साइज ड्यूटी से रेज करें, और ये रिग्रेसिव होता है, इसका बर्डन ज्यादा असंगठित क्षेत्र पे पड़ेगा, गरीब आदमी पे पड़ेगा। तो जो आपने कहा, तो इन्फ्लेशन जैसे होगा, क्योंकि ये बेसिक चीज है, तो इससे इन्फ्लेशन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। पर ये प्रायोरिटी जो सरकार की है, वो सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स की प्रायोरिटी है कि हम बिजनेसमैन को वो देंगे कंसेशन, जिससे वो इन्वेस्टमेंट बढ़ाए। अब हमने देखा, जब कॉर्पोरेट टैक्स वो रेट गिराया, तो उसके बाद इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ा, क्योंकि डिमांड नहीं है। तो जब तक डिमांड नहीं होगी तब तक वो होगा नहीं। तो यानी कि एक सरकार की गलत नीति चल रही है कि हम इनडायरेक्ट टैक्सेस से रेज करेंगे, इन्फ्लेशन होगा तो कोई बात नहीं, बर्डन गरीब आदमी पे पड़ेगा कोई बात नहीं, लेकिन बिजनेस वाला ज्यादा इन्वेस्ट करेगा। लेकिन वो इन्वेस्टमेंट अभी बढ़ेगा नहीं, क्योंकि जब तक डिमांड नहीं होगी, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन नहीं बढ़ेगी। तो ये गलत नीति के तहत मुझे लगता है सारा हो रहा है। बट भट्टाचार्य जी, मेरा सवाल आपसे इस बात को लेकर है, क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में जो सिलेंडर गैस है या फिर पेट्रोल या डीजल है, इनके दामों में ड्रास्टिकली कमी देखने को मिल सकती है या बढ़ता ही जाएगा ये? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जो तेलों की जो दाम जो बढ़ रहे हैं, वो इस वक्त दो चीज काम कर रही है। जो एक तो है कि हमारे देश में जो अभी तक जो हमने प्राइसिंग रिफॉर्म किया है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट प्राइसिंग रिफॉर्म, वो थोड़ा हमने फेक रिफॉर्म किया है। इसका मतलब ये है कि हमने कह दिया है कि भाई ये मार्केट लिंक्ड हो जाएंगी प्राइसेस, पर जो तेल कंपनियां जो हैं वो मूलतः वो सरकारी कंपनियां हैं। तो वो हम सरकार उनको कह देती है भाई अभी दाम मत बढ़ाओ और अभी दाम बढ़ा लो। तो पहली बात तो यह है कि मैं ये मानता हूं कि जो तेलों के दाम वो सरकारी कंपनियों हो या निजी कंपनियों हो, वो मार्केट लिंक्ड होनी चाहिए। और उसके साथ साथ अगर जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस जिनको प्रोटेक्ट करना भी सरकार के लिए एक वेलफेयर मेजर से उनका उत्तरदायित्व बनता है, उनके लिए जो स्कीम्स रखनी चाहिए। पर जो अजीब जो हमें जो दिख रही है इस वक्त कि जो पेट्रोल, डीजल और जो कुकिंग गैस, पेट्रोल डीजल में तो कोई इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए कोई स्कीम बन भी बहुत डिफिकल्टी है, पर नहीं है। एक कुकिंग गैस के लिए स्कीम था उज्ज्वला, पर उस स्कीम में भी हमने ये देखा है कि जो सब्सिडी का एलिमेंट था वो आस्ते आस्ते घटता जा रहा है। और ऐसा हो रहा है कि जो 80 मिलियन यानी 8 करोड़ जो सब्सक्राइबर्स जो हैं, उनका जो रिन्यूअल जो है कि रिफिल पैकेट लेने में बहुत देरी हो रही है। तो हालांकि तेलों के दाम और कुकिंग गैस के दाम मैं समझता हूं कि ये मार्केटिंग होनी चाहिए, पर सरकार की वेलफेयर पॉलिसी के अनुसार अगर सरकार चाहती है कि ऐसे ऐसे तबकों के लोगों को मैं इन प्राइस दामों से मैं बचा के रखूं, तो उनको वो स्कीम चालू करनी चाहिए और वो आम सब्सिडी नहीं देनी चाहिए। आम सब्सिडी से जो लोग इनकी जरूरतें नहीं समझते, इनकी जरूरत नहीं है, उनको भी मिल जाती है। अगर आप पेट्रोल में ओवरऑल सब्सिडी देंगे तो जो गाड़ी खरीद रहा है उसको सबसे ज्यादा सब्सिडी मिलता है। जी, तो डायरेक्ट करें सब्सिडी।
इसी से जुड़ा हुआ एक छोटा सवाल और भी है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अक्सर ये बात कहते हैं, देखिए हमारी इकोनॉमी तो बहुत अच्छी है क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट बहुत आ रहा। कहते हैं देखिए सेंसेक्स कितना तेजी से आगे बढ़ रहा, 57,000 के पार निकल गया है। वो बोले आप ये जो कहा जाता है कि हमारी इकोनॉमी अच्छी नहीं है, वो दरअसल दुष्प्रचार कर रहे हैं, सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट अगर आ रहा है, अगर सेंसेक्स आगे बढ़ रहा है, तो क्या उनकी बात सच नहीं है? नहीं, अगर आप ये देखें तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहाँ आ रहा है? फॉरेन इन्वेस्टमेंट में अगर आप उसका एक अगर आंकड़े को देखें, उसकी आप ब्रेकडाउन करते हैं, तो ज्यादातर फॉरेन इन्वेस्टमेंट ग्रीनफील्ड सेक्टर्स में नहीं आ रही है। ग्रीनफील्ड का मतलब नए प्रोजेक्ट्स, नए मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेस में। ज्यादातर जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो आ रही है वो आ रही है फाइनेंशियल शेयर ट्रांसफर से। मतलब एक एग्जिस्टिंग कंपनी है, उसकी जो शेयर्स हैं वो ट्रांसफर हो रही है, कोई नया कोई ओनर आ रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट अच्छी बात है, पर इस फॉरेन इन्वेस्टमेंट से जो बेनिफिट्स जो आती हैं ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट से, वो उतनी ज्यादा नहीं आएंगी, वो सीमित रहेंगी, क्योंकि ये ओनरशिप चेंज की फॉरेन इन्वेस्टमेंट है। और सेंसेक्स की जो आपने बात कही, सेंसेक्स का जो 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 रिफ्लेक्शन है वो इकोनॉमी से उतना नहीं जुड़ा हुआ है जितना कि कॉर्पोरेट सेक्टर की अर्निंग्स की फोरकास्ट में जुड़ा हुआ है। इस वक्त अगर आप देखें, जो इंडिया इंक जिसे हम कहते हैं, उनकी जो 5,000 कंपनियां जो हैं, उनकी वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में हैं, उनकी अर्निंग्स जो आप फोरकास्ट देखेंगे तो उसका ही रिफ्लेक्शन स्टॉक मार्केट में दिख रहा है। तो इसको सरासर कह देना कि स्टॉक मार्केट अच्छा कर रहा है, अतएव इकोनॉमी भी अच्छी कर रही है, मैं ये मानता हूं ये जो कनेक्शन जो है ये सदैव ठीक नहीं रहता। आखिरी सवाल मैं आप जवाब दीजिएगा, लेकिन उसके साथ में छोटा सा एक चीज मैं जोड़ दूं आशुतोष। कार्तिक सुब्रमण्यम ने फिर कहा है, इस बार सीए ने कहा है कि उन्होंने जो अपना प्रेजेंटेशन दिया उसमें उन्होंने सेंसेक्स का चार्ट दिखाया है, ये देखिए सेंसेक्स इतना अच्छा कर रहा है। मतलब ये कितनी आश्चर्यजनक बात है कि भारत सरकार सेंसेक्स को दिखाने लगे अपने रिपोर्ट कार्ड के तौर पर। ये महा चिंता की बात है। लेकिन और इसके साथ आशुतोष एक चीज और जोड़ दूंगा इससे पहले कि अरुण कुमार जी के पास जाएं आप। इस वक्त अभी एक ऑक्सफैम की रिपोर्ट आई है, इनइक्वालिटी वायरस रिपोर्ट, आप उस पर ध्यान दीजिए। पिछले साल में, पिछले फाइनेंशियल ईयर में भारत के जो 100 सबसे अमीर लोग हैं, अरबपति लोग हैं, उनकी संपत्ति में 12,97,822 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई है। ये जो बढ़ोतरी हुई है, अगर यही रकम देश के सबसे गरीब 13 करोड़ 80 लाख लोगों में बांटी जाती तो उनमें से हर आदमी को 94,000 रुपए मिल सकते थे। यानी इस देश में इनइक्वालिटी बहुत भयानक रफ्तार से बढ़ रही है और ये गंभीर चिंता का विषय होना चाहिए। पिछली बार जब हम लोगों ने एकेबी से बात की थी तो आपको याद होगा उन्होंने इसका जिक्र किया था कि हमको चिंता इनइक्वालिटी की होनी चाहिए, क्योंकि वो आगे जाके समाज में असंतोष का कारण बनेगी और फिर आप ये ग्रोथ वगैरह भूल जाएंगे अगर समाज में इस तरह का असंतोष पैदा हो गया। अब आप अरुण जी के पास। प्रोफेसर, जो बात मैं दरअसल पूछना चाहता था वो आलोक ने काफी हद तक पूछ ली है। मेरा सवाल इसी बात को लेकर ये था कि जब पैंडेमिक में सबकी आय घट रही थी तो अडानी महोदय की आय दुनिया में सबसे तेजी के साथ बढ़ रही थी। ये रहस्य क्या है, अगर हमारे दर्शकों को आप बता पाए संक्षेप में, क्योंकि हमारे पास बस 1.5 मिनट का वक्त है सर। देखिए, हमारे देश में क्रोनी कैपिटलिज्म बहुत पुराना है और क्रोनी कैपिटलिज्म के चलते हुए इन्वेस्टमेंट कहाँ होगा, कौन करेगा, वो बहुत ही ज़्यादा होता है। एक चीज़ मैं साथ में जोड़ना चाहता था, एक दो चीज़ें, क्योंकि समय बहुत कम है। तो देखिए, हमारे यहाँ जो बाहर से कैपिटल आया है वो टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में ज़्यादा आया है और टेक्नोलॉजी स्टॉक्स अमेरिका में भी बहुत तेज़ी से बढ़े हैं। वो चाहे फेसबुक हो, वो चाहे और भी इस तरह की कंपनियां हैं, उन्होंने रिलायंस में डाला, उन्होंने और टेक्नोलॉजी कंपनी में डाला। तो ये जो हमारा जो कैपिटल आ भी रहा है बाहर से, वो स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी सेक्टर्स वगैरह को जो इन्वेस्टमेंट के लिए आ रहा है। जैसे जो एकेबी ने कहा कि वो ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट में नहीं आ रहा है। और तीसरी बात मैं कहूंगा कि जो पेट्रोलियम गुड्स के दाम जो बढ़े हैं उसमें टैक्सेशन का बहुत रोल है। वो इतना मार्केट लिंक नहीं है जितना कि टैक्सेशन लिंक्ड है, कि आप टैक्स बढ़ाते जाइए तो दाम बढ़ता जाएगा। तो सिर्फ मार्केट लिंक की बात नहीं है, वो ये बात है कि हमारी सरकार की नीति क्या है, प्रायोरिटी क्या है, वो कहाँ से टैक्स रेज करना चाहती है, डायरेक्ट टैक्स से रेज करना चाहती है, इनडायरेक्ट टैक्स से, जैसे मैंने पहले कहा। और वही इनइक्वालिटी की वजह है। अगर आप इनडायरेक्ट टैक्स से रेज करेंगे तो रिग्रेसिव होगा, डायरेक्ट टैक्स से रेज करेंगे तो प्रोग्रेसिव होगा। तो जो इनइक्वालिटी, जो मोनोपोली फॉर्मेशन है, वो इन तीनों चीजों से, जो आपने पूछी है, वो इन तीनों चीजों से जुड़ी हुई।
बिल्कुल हमारी एक कोशिश। छोटा सवाल है अशुतोष, मैं एकेबी से और पूछ लेना चाहता हूँ क्योंकि एकेबी को मैंने वादा किया था कि 10:30 तक का था, अगर आप ये- इजाजत। एक सवाल आपसे, ये जो सरकार ने 6 लाख करोड़ रुपए का डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट रखा है, जबकि पिछले कई सालों से वो टारगेट पूरा नहीं कर पा रहे हैं, और मोनेटाइजेशन का 3 साल से लगातार प्रधानमंत्री दावा कर रहे हैं कि 100 लाख करोड़ रुपया खर्चा करेंगे। ये आपको लगता है कि ये 6 लाख करोड़ का टारगेट डिसइन्वेस्टमेंट का इनका पूरा होने जा रहा है? देखिए, मैं एक संशोधन नहीं पर क्लैरिफिकेशन दूं कि ये डिसइन्वेस्टमेंट नहीं है। ये सरकार मोनेटाइजेशन बाहर नहीं जा रही है। ये सरकार इन प्रोजेक्ट्स में पूरी तरह आसीन है, पूरी तरह आसीन है। ये सिर्फ जो एसेट्स बनी हुई हैं, तैयार किए गए हैं, उन एसेट को लीज की तरह देकर वो इनकम लेंगी। इसमें 2 सवाल आते हैं। एक पहली बात तो यह है कि ये 6 लाख करोड़ क्या एडिशनल रेवेन्यूज हैं? अगर मान लीजिए ऑलरेडी सरकार रोड में, एयरपोर्ट्स में एक लीजिंग रेवेन्यू शेयर, जैसे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से एयरपोर्ट्स को लीज किया गया है, उससे इनकम आ रही है। तो सवाल ये उठता है कि ये 6 लाख करोड़ जो आने वाले हैं अगले 4 साल में, वो क्या एडिशनल इनकम है या एग्जिस्टिंग इनकम से ही आएंगी? पहला सवाल। दूसरी बात कि ये किस तरह से इनको नए प्राइवेट सेक्टर को दिया जाएगा? क्या इसमें जो इनका जो लीजिंग जो इंस्ट्रूमेंट होगा वो किस तरह से उनको डिसाइड किया जाएगा? तीसरी बात, ये ऐसे सेक्टर्स में जैसे पोर्ट सेक्टर में है, एक जगह आपका एक पोर्ट है, उसको आपने सरकारी नावा शेवा पोर्ट को आपने 4 टर्मिनल को आपने प्राइवेट सेक्टर को दे दिया, एक आदमी को। अब उसकी रेगुलेशन कौन करेगा? आपका एक्सपोर्टर उसी नावा शेवा से एक्सपोर्ट करेगा, तो उसकी रेगुलेशन की बहुत सख्त जरूरत है। तो रेगुलेशन के सिवा ऐसे मोनेटाइजेशन प्लान से डर ये होगा कि मोनोपोली की ज्यादा क्रिएशन होगी, जिसका डर प्रोफेसर साहब ने भी कहा कि क्रोनी कैपिटलिज्म का डर बढ़ सकता है। तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन मैं समझता हूं कि बहुत ही डिफिकल्ट और जोखिम भरा इम्प्लीमेंटेशन चैलेंज है। बिल्कुल, हम अपने दर्शकों से कहेंगे कि हमारी कोशिश ये थी कि जो जीडीपी के आंकड़े आए हैं उसके आधार पे उनके सामने सब कुछ डिकोड करके बताएं कि दरअसल हमारी अर्थव्यवस्था का की जो हेल्थ है, जो स्वास्थ्य है, वो कैसा है। आपने जरूर हमारे दोनों जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी बातों को सुना होगा और उसके आधार पर आप एक नतीजे पर पहुंचे होंगे। बहुत ज्यादा उत्साहित होने की जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत संकेत जरूर मिल रहा है, लेकिन यह कहना कि अर्थव्यवस्था वाकई बहुत बेहतर हो गई, अब हमारे सारे बुरे दिन अब खत्म हो गए हैं, अब अच्छे दिन आ गए हैं, तो अगर इसमें हम मुकालते में रहेंगे तो जरूर आपको तकलीफ होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और प्रोफेसर साहब, भट्टाचार्य जी और अरुण कुमार और आलोक